हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज फिजिक्स की गति के नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं। जिस तरह प्रीवियस क्लास में हमने देखा था चाल क्या होती है और वेग क्या होता है। चाल के दो भाग देखे थे हमने, कौन कौन सी, औसत वेग, औसत चाल। उस तरह वेग में देखा था औसत वेग। अब आगे चलते हैं, चाल और वेग में अंतर क्या होता है। चाल और वेग में अंतर, तो इसमें एक नोट लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। देखो नोट अपना क्या है, हमने क्या देखा था कि जो चाल इक्वल होता है, चाल इक्वल क्या होता है, दूरी बटे समय। और यहां से वेग बराबर क्या लिखा था, वेग बराबर लिखा था विस्थापन बाय समय, विस्थापन बाय समय। ठीक, तो हमने इससे पहले दूरी और विस्थापन में एक रिलेशन देखा था। क्या दूरी क्या होगी, विस्थापन से या तो बड़ी होगी या विस्थापन के बराबर होगी। दूरी क्या होगी, विस्थापन से बड़ी होगी या विस्थापन से क्या होगी, बराबर होगी। अगर कोई पार्टिकल सरल रेखा में गति कर रहा है और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, क्या एक सरल रेखा में अगर कोई वस्तु गति कर रही है और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन चेंज होने का मतलब अगर वो ईस्ट की तरफ जा रहा है तो थ्रू आउट द टाइम उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ड्यू ईस्ट होनी चाहिए। ठीक, तो जब इस टाइप की क्या होगा, मोशन होगा, तो उसको बोलते हैं सरल रेखा में गति। समझ में आया। तो सरल रेखा में गति क्या होती है, दूरी और विस्थापन दोनों क्या होते हैं, बराबर। दूरी और विस्थापन क्या होते हैं, बराबर। अगर कोई भी गति एक सरल रेखा में नहीं है तो उस केस में दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होगा, बड़ा। दूरी क्या होगा, विस्थापन से बड़ा। तो एक रिलेशन लिखा है कि दूरी इज ग्रेटर और इक्वल टू, दूरी क्या होगी, ग्रेटर और इक्वल टू विस्थापन। मतलब डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी हमेशा विस्थापन से या तो बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। समय तो भाई चेंज होने नहीं वाला, जितने समय में दूरी होगी उतनी ही समय में विस्थापन होगा। इसका मतलब जो चाल और दूरी में जो नोट निकलेगा वो क्या निकलेगा कि जो चाल होगी, चाल क्या होगा भाई, वेग से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। लेकिन वेग के परिमाण के, वेग के परिमाण के क्या होगा, या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो ये पिछली क्लास में ये नोट लिखवाना छूट गया था, आज इस नोट को लिखवा दिया गया है। अगर कोई पूछेगा चाल और वेग में क्या अंतर है तो क्या बताएंगे भाई, चाल क्या होती है भाई, दूरी अपॉन समय। मतलब एकांक समय में जो दूरी चली जाती है उसी को चाल बोलते हैं। और एकांक समय में जो विस्थापन होता है, मतलब जिस टाइम में वस्तु अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में गई, कहाँ थी पहले और बाद में कहाँ गई, इन दोनों बीच में डिस्प्लेस करने में जो टाइम लगा वही क्या होगा आपका, जिस स्पीड से की गई उसी को बोलेंगे वेग। तो दोनों चाल और वेग आपको समझ में आया होगा। चाल और वेग में ये रिलेशन होता है। अच्छा, चाल और वेग बराबर कब होंगे, जब क्या होगा, पार्टिकल सरल रेखा में गति करेगा। जब सरल रेखा में गति करेगा और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उस केस में चाल और वेग दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ध्यान रखना यहाँ वेग का परिमाण बराबर होगा, वेग का परिमाण। समझ में आया। आइए अब इसके आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, गति के समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है गति के समीकरण। जिसको बोले जाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। आइए, गति के समीकरण या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं। ठीक, देखो न्यूटन ने कुछ अपने मोशंस के नियम दिए थे। उन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई वस्तु चल रही है, जितने टाइम में चल रही है, जिस एक्सेलरेशन से चल रही है, त्वरण से चल रही है, तो इन समय उन्होंने क्या बताया था, रिलेशन बताया था। किसमें किसमें भाई, अगर उसके पास कुछ अपना शुरुआत में कुछ स्पीड है, उसको लिखेंगे यू से। यू होती है प्रारंभिक वेग। यू क्या होता है आपका, प्रारंभिक वेग, जिसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। नाउ सेकंड था फाइनल, मतलब कुछ समय बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, उसको बोला गया अंतिम वेग, दैट इज टर्म्ड एज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम। टी था आपका टाइम, समय। ठीक, क्या था, समय, जिसको बोला जाता है टाइम। एस था आपका डिस्प्लेसमेंट, जिसको बोलते हैं विस्थापन। इन इंग्लिश इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ए था आपका एक्सेलरेशन, जिसको बोलते हैं त्वरण। क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक, क्या है, एक्सेलरेशन। देखिए अब आपको मैंने वेलोसिटी बता दिया, समय पता है, विस्थापन पता है, लेकिन त्वरण के बारे में अपने को पता
नहीं है। आइए इस त्वरण के बारे में जानते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय त्वरण या एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक, देखो एक होता है त्वरण और एक होता है मंदन। एक होता है त्वरण और एक होता है मंदन, जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन। देखिए आप जानते हैं बाइक में एक्सेलरेटर होता है, कार में भी एक्सेलरेटर होता है। उसका काम क्या होता है, स्पीड को इंक्रीज करना या फिर स्पीड को डिक्रीज करना। ठीक, देखो एक्सेलरेटर का मीनिंग होता है स्पीड को क्या करना, इंक्रीज करना। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, क्या हो रही है, जो स्पीड है बाइक की, कार की, व्हीकल की, जो भी आप चला रहे हो, अगर आप नॉर्मली आप भी चल रहे हो तो किसी कारणवश आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी, तो जितने टाइम तक आप स्पीड को बढ़ाते जाओगे उसी स्पीड को इंक्रीज इन स्पीड या वेलोसिटी ही क्या बोला जाता है, त्वरण। त्वरण क्या है, एकांक समय में वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को क्या बोलते हैं, त्वरण। त्वरण क्या होता है आपका, आइए पहले इसका छोटा सा एक रूप देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी कोई लोग इसे एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। देखो त्वरण होता क्या है, इसको सिंपली स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। त्वरण क्या होता है, एकांक समय में वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को ही त्वरण बोलते हैं, है ना। एकांक समय में वस्तु के वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। या फिर बोला जाता है वेग परिवर्तन की दर ही क्या होती है, त्वरण होती है। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं, त्वरण। तो इसको सिंपली ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए इक्वल क्या होता है अभी, वेग परिवर्तन मतलब बाद में कितना हुआ माइनस इनिशियल अपॉन जितने टाइम में हुआ, यही क्या है, वेग परिवर्तन अपॉन समय। ठीक, आइए इसकी यूनिट मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब रिटार्डेशन क्या होता है भाई, अगर आपकी स्पीड क्या हो रही है, समय के साथ घट रही है, इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन दिस इज टर्म्ड एज रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं इसको, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, मंदन क्या होता है, समय के साथ वस्तु की गति में ह्रास ही, डिक्रीज ही क्या होता है आपका मंदन। तो मंदन क्या निकला अपना, तो मंदन कहाँ लिखे, मंदन यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक, आप इसको नोट करते रहना, इससे पहले आप इसको नोट कर लेना, ज्यादा ठीक रहेगा। तो मंदन, मंदन रिटार्डेशन क्या होता है अपना, रिटार्डेशन क्या होता है अपना, रिटार्डेशन क्या होता है, समय के सापेक्ष वेग ह्रास को मंदन कहते हैं। देखो अगर स्पीड कम होगी, मतलब पहले मान लो 20 थी, बाद में कितनी 5, तो स्पीड डिक्रीज की कितना घटी 15, तो जब भी डिक्रीज आता है तो एक्सेलरेशन माइनस में आएगा। एक्सेलरेशन किस में आएगा, माइनस में। इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या बोलते हैं, मंदन। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उसको क्या बोला जाएगा, मंदन। तो मंदन और त्वरण में लगता है आपको समझ में आया होगा। तो त्वरण और मंदन में क्या अंतर होता है, त्वरण का काम क्या है, स्पीड को बढ़ा देना, वेलोसिटी को बढ़ा देना। देखो रियल मीनिंग होता है वेलोसिटी बढ़ा देना, और मंदन का अर्थ होता है, मीनिंग होता है कि वेलोसिटी को कम कर देना। ठीक, अगर समय के साथ आपकी वेलोसिटी कम होते जा रही है, जिस तरह ब्रेक लगाते हो, ब्रेक लगाने से क्या होती है, स्पीड अचानक से गिर जाती है, किसके कारण, मंदन के कारण। एक्सेलरेटर घुमा देते हो, उस केस में होता क्या, स्पीड क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है, मतलब वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे एक्सेलरेटर करोगे स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज, इसी को बोलेंगे त्वरण। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, समझ में आया। अब देखो ये जो गति के समीकरण है, ठीक, इसमें और कुछ बचा नहीं है मेरे ख्याल से, u/a/t ऐसे। ठीक, अब देखो गति का जो समीकरण था ये दिया गया, ये किसके लिए था भाई, कैसा एक्सेलरेशन होना चाहिए, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, या एक्सेलरेशन बदलते रहना चाहिए। जिस तरह मान के चलो 1 सेकंड में एक्सेलरेशन 2 था, दूसरे सेकंड में 4 हो गया, फिर 6 हो गया, ऐसा नहीं। गति के समीकरण तभी एप्लीकेबल होंगे जब क्या होगा, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द जर्नी। जब तक आप यात्रा कर रहे हैं तब तक आपका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये नोट डाल के जरूर लिखना कि जो गति के समीकरण होगा ये किसके लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड है भाई, ठीक, किसके लिए वैलिड है,
ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सिर्फ नियत त्वरण, नियत त्वरण, ठीक, नियत त्वरण बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, सिर्फ एक समान त्वरण के लिए क्या है, वैध है। समझ में आया? मतलब अगर गति के समीकरण निकालने हैं तो त्वरण क्या होना चाहिए आपका, नियत होना चाहिए या फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है, अगर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं हो रहा, एक समान, मतलब पूरी जर्नी के दौरान ही त्वरण क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, आइए अब चलते हैं गति के समीकरण कौन कौन से हैं। तो आई होप ये तीनों चीज आपको समझ में आएगा, एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है, और गति के समीकरण किसके लिए वैलिड हैं, मतलब कब तक ये वैध हैं। जब तक आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब तक आपका ये समीकरण वैलिड होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो उसके लिए हायर क्लास में हम पढ़ते हैं अगर एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल है, मतलब चेंज हो रहा है, तब क्या इसके लिए अप्लाई करेंगे, तब आपका कैलकुलेस आता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमको यहीं तक देखना है। आइए अब गति के समीकरण लिखते हैं। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण। ठीक, तो व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन इज v इक्वल u प्लस ए टी, सेकेंड वन इज s इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, फर्स्ट समीकरण क्या है, v इक्वल u प्लस ए टी, सेकेंड वन इज s इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। These are three equation of motion which is valid only for constant acceleration और uniform acceleration। मतलब क्या हुआ, गति के तीन समीकरण होते हैं जो सिर्फ किसके लिए वैलिड होंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक, तो आप इसको क्या कर लेना, नोट कर लेना। अब चलते हैं आगे, इसके ऊपर कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत आसान है, सिर्फ आपको जो जो गिवन है सबसे पहले आपका काम होगा उसको लिख लेना। आइए अब देखते हैं। देखो अगर कोई वस्तु विरामावस्था से चल रही है, जब भी विरामावस्था रहेगा या रेस्ट से चलेगा, प्रारंभिक अवस्था से चलेगा, उस समय जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा, जीरो। समझ में आया क्या कहा मैंने? अगर विरामावस्था से कोई वस्तु चल रही है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज स्टार्ट इट्स मोशन विद रेस्ट, रेस्ट से चल रही है तो इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी जब खड़ी रहती है तो उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आता, डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, विस्थापन नहीं आएगा, इसका मतलब विस्थापन जीरो, विस्थापन जीरो मतलब वेग भी क्या होगा, जीरो। समझ में आया? आइए इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक वस्तु विरामावस्था से अपनी यात्रा प्रारंभ करती है तथा 5 सेकंड बाद उसका वेग 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है, 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण बताइए। ठीक, तो वस्तु में जो त्वरण होगा उसका मान बताइए। ठीक, तो त्वरण कितना होगा, देखो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इस मोशन विद रेस्ट एंड आफ्टर 5 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उस वस्तु का क्या बताइए, त्वरण बताइए। ठीक, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो, कौन सा इक्वेशन लगेगा नहीं पता, तो आप एक काम करो, पहले जो जो दिए गए उसको लिख डालो। देखो एक वर्ड लिखा है विरामावस्था, विरामावस्था मतलब प्रारंभिक वेग जीरो होगा, मतलब यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो। टाइम दिया है कितना है, 5 सेकेंड, तो टाइम कितना है, 5 सेकेंड। अब उसका वेग 5 सेकेंड बाद की बात हो रही है, टाइम के बाद की बात होती है, अंतिम वेग होगा, तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या, त्वरण पूछा है। तो कुछ याद आ रहा है, ये किसमें था, v इक्वल यू प्लस ए टी, वी इक्वल यू प्लस ए टी। तो किससे लगाएंगे, फर्स्ट समीकरण से। v है 50 इक्वल यू है 0 प्लस ए है 5, ए तो पता ही करना है, t कितना है 5, तो इसका था 5, ए की वैल्यू कितनी है 50, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 50/5, कितना आएगा 10 मीटर पर
सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। समझ में आया होगा, ठीक। आइए अब एक्सेलरेशन निकल गया। चलो अब सेकंड देखते हैं। सेकंड, उपर्युक्त प्रश्न में वस्तु का विस्थापन बताइए। वस्तु का क्या बताइए? विस्थापन बताइए, ठीक। आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। अगर इसमें पूछेगा 5 सेकंड बाद वस्तु का विस्थापन कितना होगा, तो उसके लिए कौन सा इक्वेशन लगेगा? आप कोई भी लगा सकते हो। S इक्वल ut प्लस हाफ AD स्क्वायर या फिर V स्क्वायर इक्वल U स्क्वायर प्लस 2AS। तो हम गति के थर्ड समीकरण से चलेंगे क्योंकि U 0 है, ठीक। तो क्या निकलेगा भाई? V स्क्वायर इक्वल U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक। V स्क्वायर कितना हो जाएगा? 50 का स्क्वायर बराबर में U 0 प्लस 2A कितना है? 10 और S अपने को निकालना है। तो 50 का स्क्वायर 2500 इक्वल 10 दूना 20 S की वैल्यू क्या आएगी भाई? 2500 बटे 20। 0 से 0 250 का आधा कितना होगा? 125 मीटर। तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 125 मीटर। समझ में आया? तो 5 सेकंड बाद वस्तु का विस्थापन कितना हुआ? 125 मीटर। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। देखो इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। सिर्फ जो गिवन है फर्स्ट आप उसको क्या करो? राइट डाउन कर लो। जो दिया गया है उसको क्या लिख लो? राइट कर लो। उसके बाद जो पूछा है उसको लिख लो। फिर देखो कौन सी इक्वेशन में ये सारे जो वेरिएबल्स है ये दिए गए हैं। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट। चलिए थर्ड क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक वस्तु का वेग 10 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो वस्तु का त्वरण तथा विस्थापन बताइए। ठीक। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम 50 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड in the time interval of 10 seconds. Then find the acceleration and the displacement of the object. तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन बताइए। आइए तो सबसे पहले अपना काम का जो गिवन है, तो टाइम क्या है? 10 सेकंड। पहले कितना था? 50। 10 सेकंड में क्या हो जाता है? 50 से 20 मतलब पहले 50 था। यू कितना था? 50 मीटर पर सेकंड। बाद में हो कितना गया? वी 20 मीटर पर सेकंड। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना और डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो पहले v इक्वल यू प्लस 80, v कितना? 20, u कितना? 50 प्लस a कितना नहीं पता, t कितना? 10। तो यहाँ ले आओ 10 इंटू ए 10 है, 50 इधर लाओगे 20 माइनस 50 तो कितना आएगा? माइनस का 30। a की वैल्यू क्या आएगी? 0 से 0 कैंसिल, -3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब त्वरण क्या है? नेगेटिव। मतलब यहाँ क्या आ गया? मंदन। यहाँ क्या आ गया? मंदन। मंदन का काम क्या? आप देखते ही जाओगे। अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है, घट रही है, 50 से 20, स्पीड क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब क्या है? मंदन है। और मंदन की वैल्यू कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। देखो अगर आपने मंदन बोल दिया तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने त्वरण बोला तो माइनस लगाओगे। ठीक। आइए अब सेकंड निकालना है अपने को डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। आइए एस इक्वल फॉर्मूला कोई भी लगा दो, वी स्क्वायर इक्वल यू प्लस, आइए आज एस से निकालते हैं, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अपने को सब पता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। u कितना? 0 इंटू टी समथिंग 0 प्लस हाफ a की वैल्यू -3, t का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। ठीक। तो ये होगा 0 प्लस ये प्लस माइनस -3/200। तो ये 50 टाइम्स कैंसिल, 50 इंटू 3 -150 मीटर। इसका मतलब
डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या होगा, डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट। डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस? आई हैव सोल्व्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने क्या किया है, इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिए हैं। इसी तरह क्वेश्चंस आएंगे, आपको करना क्या है, जो जो गिवन है उसको लिख लेना है और जो पूछा है उसको भी लिख लेना है। फिर आपको देखना है कि कौन सी इक्वेशन में ये टर्मिनोलॉजी फिट हो रही है। जिस इक्वेशन में ये टर्मिनोलॉजी फिट होंगी उसमें इसको पुट कर देना और अननोन क्वांटिटी का क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अब कुछ नोट पॉइंट है जिसको आप लोग लिख लीजिए। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ नोट पॉइंट लिखते हैं। ठीक, नोट पॉइंट याद रखना है आपको। देखो नोट पॉइंट, पहला नोट पॉइंट देखना क्या है। देखिए मान लो कोई ऑब्जेक्ट चला, देखो नोट पॉइंट बहुत काम के, ठीक, क्योंकि थ्योरी बेस पे क्वेश्चन बहुत मतलब। मान लो पॉइंट ए से चला, कहाँ गया, पॉइंट बी। मान लो ये गया 5 मीटर, फिर अगेन बी से सी गया कितना, 5 मीटर, फिर सी से डी आया कितना, 5 मीटर, सी से डी, फिर डी से अगेन ए आया, कितना मीटर है, 5 मीटर। अब देखो अगर मैं पूछूँ इसकी दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी होगी, दूरी क्या होगी, सबको जोड़ दो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर अगेन डी से ए, तो 5 + 5 + 5 + 5 कितना है, 20 मीटर। अगर मैं पूछूँ इसका विस्थापन बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा, हाउ मच विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जिस पोजीशन पे चला क्या वहीं वापस आ गया, जिस पे चला वहीं वापस आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई गैप नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 0। तो नोट पॉइंट क्या निकला भाई, कि दूरी तो 0 नहीं हो सकती लेकिन विस्थापन 0 हो सकता है। तो पहला नोट पॉइंट क्या है भाई, दूरी क्या 0 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, और ना ही माइनस में हो सकती है, और ना ही माइनस को बोलते हैं ये। बट जो विस्थापन होगा आपका, विस्थापन जो होगा वो क्या होगा, 0 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, अभी हमने देखा, वह धनात्मक भी हो सकता है। ठीक, यही दोनों कॉन्स्टेंट किसके लिए लगेंगे, दूरी के लिए, चाल के लिए लग जाएगा, और विस्थापन किसके लिए लग जाएगा, वेग के लिए लग जाएगा। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक, तो ये नोट आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि दूरी और चाल में वो ये भी एक अंतर होता है कि दूरी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होगी, 0 नहीं होगी। ठीक, 0 होने का मतलब क्या है भाई, अगर कोई चलेगा ही नहीं तब तो वो 0 ही है। ठीक, अगर चल दिया है तब उसकी दूरी कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक, गतिमान कण की या वस्तु की दूरी कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक, आइए, तो ये मोशन चैप्टर आपका क्या हुआ, खत्म। देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट और बचता है, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति। देखिए उसको हम पढ़ लेंगे बल वाले चैप्टर में। ठीक, उसको हम कवर करेंगे बल वाले चैप्टर में। तो हम बल वाले चैप्टर में क्या होगा, क्योंकि वहीं हम सब पढ़ लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन भी, प्रक्षेप गति जिसको बोलते हो ना, बल्ले से गेंद लगती है तो वो कौन सा पाथ बनाती है, पता है कौन सा पाथ बनाती है ना। अगर आप ऊपर हवा में गेंद को फेंकते हो किसी एंगल पर, तब वो प्रक्षेप पथ होता है कैसा, परवलयाकार होता है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में हम इसको स्टडी करेंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके दिमाग में डाउट आ रहा है, संदेह कोई भी उत्पन्न हो रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिख दें।